12वीं क्लास की ज्योग्राफी की बात किया जाए तो ज्योग्राफी क्लास के हम चैप्टर 2 लेकर आए थे। इसके पीछे वाले वीडियो आप देखोगे तो उसमें कहाँ तक पढ़ाई हुआ था, प्रवास क्या है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो प्रकार होता है प्रतिकर्ष और अपकर्ष, ये आपको नहीं बताया गया है। तो इस वीडियो में यहीं से आज हम शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए, तब जाकर विश्व भूगोल के चैप्टर 2 आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद से आप इसे देख सकते हैं। इस पार्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, प्रतिकर्ष और अपकर्ष क्या होता है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या होता है, और इसके अलावा परिवार नियोजन क्या होता है। ये तीन को हम हेडिंग पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। आइए देखते हैं। तो प्रवास, प्रतिकर्ष और अपकर्ष क्या होता है, ध्यान से समझिएगा तो हमें पता चलेगा। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक बताए थे पिछले वीडियो में। तो जनसंख्या में परिवर्तन अचानक कैसे हो जाता है, तो इसके लिए कौन कौन से कारण होता है, कौन कौन से घटक है, कौन से कारण है। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 कारण होता है। नहीं तो हिंचा के लड़का पैदा हो जाएगा तो भी परिवर्तन हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नहीं तो हिंचा के सब मर्द मेहरा मर जाएगा, एकदम बहुत ज़्यादा जनसंख्या जब लाश गिर जाएगा तो इसका मतलब भी घट जाएगा तो भी परिवर्तन कर देगा। नहीं तो क्या होगा, एक जगह बहुत ज़्यादा भयंकर रूप से आपदा आ गया तो उस जगह को छोड़कर किसी दूसरे जगह पर आदमी जाकर बस जाता है तो वो भी जनसंख्या के वो परिवर्तन होता है, कहीं घटता है तो कहीं बढ़ता है। ये जनसंख्या के परिवर्तन के कारक होते हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जाए जनसंख्या परिवर्तन के कितने कारक होते हैं तो आप बताओगे 3। कौन कौन, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। तो हम प्रवास से शुरू करते हैं। इससे पीछे जन्म दर मृत्यु दर बता दिए हैं, ठीक ना। प्रवास मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एगो प्रतिकर्ष एगो अपकर्ष। ध्यान से समझिए बाबू, एक होता है प्रतिकर्ष और दूसरा क्या होता है अपकर्ष। आपके सुविधा के लिए हम यहाँ लिख कर कॉपी पर तो यहाँ साट दिए, हालांकि नहीं रहेगा तो भी चलेगा। यहाँ देखिए, प्रतिकर्ष का मतलब होता है प्रतिकर्ष, अपकर्ष। प्रतिकर्ष मतलब प्रतिकर्षण करना, मतलब एक दूसरे से हट जाना, दूर हो जाना। जैसे लड़का लड़की आपस में प्रेम करता है तो आकर्षण करता है, मतलब जैसे बढ़िया से खिचखिचा के मतलब आपस में संपर्क में आ जाता है तो उसे कहते हैं आकर्षण करना। और प्रतिकर्ष का मतलब होता है जैसे लड़का लड़की एक दूसरे को आकर्षण करता है, लड़का लड़का प्रतिकर्षण करता है, लड़का लड़का भावे नहीं देगा, इसका मतलब वो दोनों आकर्षण नहीं करता है। तो विपरीत लिंग क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। ठीक उसी प्रकार आकर्षण का मतलब हमरा खींच ले लिया, वो हमरा खींच लवसिया, मतलब जगहिया। तो जब कहीं जाकर इंसान जाकर बस जाता है, वो ऐसा लगता है कि वो जगह हमें आकर्षण कर रहा है, हम जाकर वहाँ घर बसाकर बस जाएंगे तो उस स्थान को हम अपकर्ष कहते हैं। और जिस जगहिया को आप छोड़कर भाग रहे हो तो उसे प्रतिकर्ष कहते हो, ठीक है। तो प्रतिकर्ष किसे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश जिस स्थान को छोड़ देता है उस स्थान को प्रतिकर्ष कहते हैं, ठीक है, जिससे छोड़ता है। अपकर्ष क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश एक स्थान को छोड़कर जिस स्थान पर बस जाता है तो उसे अपकर्ष कहते हैं। इसमें कुछ कमियां होती है जिसकी वजह से लोग यहाँ से पलायन हो जाते हैं। यहाँ रोजगार का अवसर मिलता है जिससे लोग यहाँ आकर बस जाते हैं। यहाँ आपदा, विभिन्न प्रकार के संसाधनों की कमियां होती है और यहाँ देखिएगा तो संसाधन पर्याप्त मात्रा में होता है, यहाँ संसाधन उपलब्ध होता है, यहाँ अनुकूल वातावरण नहीं रहता है, यहाँ अनुकूल वातावरण रहता है, इसलिए लोग इसमें जाकर बस जाते हैं। तो ये हुआ आपका बेसिक अंतर। चलिए अगला वीडियो, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या होता है, ध्यान से समझिए। आपसे पूछा जाएगा कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या होते हैं, 5 नंबर में आएगा, ठीक ना बाबू। तो हम जनांकीय संक्रमण सिद्धांत बता देते हैं, ध्यान से सुनिए। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत बताने से पहले हम आपको बेसिक बात बता दें। बेसिक बात ये होता है कि आपको कहा जाए विश्व में जितने भी देश हैं उन सभी देशों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बताओगे 3 भागों में बांटा गया है, मतलब विकास के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर। तो एगो होता है अल्प विकास, एक होता विकासशील, एक होता विकसित देश। 3 प्रकार के देशों को बांटा गया है विश्व में सभी देशों की बात किया जाए तो। एक होता है विकसित, ठीक है बाबू, एक होता है विकासशील देश और एक होता है अल्प विकासशील देश, अल्प विकासशील देश। सुनिए, विकास के आधार पर पूरा विश्व के देशों को 3 भागों में बांटा गया है। अल्प विकासशील देश, देखिए ऐसा देश जो प्रारंभिक अवस्था में विकास कर रहा हो। प्रारंभिक अवस्था का मतलब हुआ जब कोनो देश एकदम शुरू में विकास कर रहा है, मतलब पहले विकास नहीं था, अब लग रहा है कि विकास अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उस देश को विकासशील, अल्प विकासशील देश कहते हैं। अल्प मतलब बहुत कम। इस प्रकार के देश में न जन्म दर और मृत्यु दर उच्च होता है, क्योंकि
इसमें शिक्षा व्यवस्था कम होता है, पढ़ाई लिखाई कम होता है, गरीब होते हैं, गरीब होने के कारण इसलिए वो विकास अपना नहीं कर पाते हैं, पहला बात। दूसरा कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था बहुत कम होता है, इसलिए अनपढ़ रहते हैं, अशिक्षित रहते हैं, वो बच्चा पैदा वहीं चौगा कर देते हैं। तो वहीं चौगा कर देंगे इसका मतलब जन्म दर बढ़ गया। दूसरा बात कि यहाँ पैसा के अभाव रहता है, इसलिए हॉस्पिटल नहीं होता है, तो इसलिए अगर थोड़ा सा बीमारी पड़ता है तो इंसान मर जाता है, तो मृत्यु दर भी वहीं जाकर मर जाता है सब। तो दूसरा होता है, हाँ एक और बात, ये तो हुआ अल्प विकासशील के बारे में। दूसरा कौन कौन इसमें देश आता है, जैसे कहोगे जो गरीब देश आता है, जैसे आप बता दो युगांडा हो गया, युगांडा, ठीक ना। उसके बाद और देखोगे तंजानिया। अफ्रीका महादेश में अधिकांश देश ऐसा होता है, 30-32 को देश ऐसा है, युगांडा, तंजानिया आदि, कांगो, ये सब देश होता है ना, मतलब गरीब देश है। इसमें बहुत कम पैसा है और एक खर्चा चलाने के लिए किसी तरह जीवन यापन करते हैं, और यहाँ जन्म दर भी ऊंच होता है, मृत्यु दर भी ऊंच होता है। विकासशील देश में क्या होता है, ऐसा देश जो बहुत तेजी से विकास कर रहा हो, विकासशील मतलब उसका प्रगति पर है विकास, तो इस प्रकार के देश को हम कहते हैं विकासशील देश। जैसे भारत हो जाएगा, चीन हो जाएगा, ये सब विकासशील देश है, बहुत तेजी से विकास कर रहा है। इस प्रकार के देश में जन्म दर और मृत्यु दर मध्यम होता है, ना ज्यादा होता है ना कम होता है, एकदम मीडियम कैटेगरी में होता है। और इस प्रकार के देश में तकनीकी मध्यम कैटेगरी में होता है। इसमें जो भी रहेगा ना मध्यम कैटेगरी में रहेगा, और अल्प विकासशील में बहुत लो रहेगा। अब विकसित देश में क्या होता है, ऐसा देश जो पहले ही विकास कर चुका है, इस प्रकार के देशों में अब विकास बहुत कम किया जा सकता है। जो पहले विकास कर चुका हो, बहुत तेजी से विकास कर चुका हो, अब वो विकास करने की उसे जरूरत नहीं है। इस प्रकार के देश को क्या कहते हैं, विकसित देश कहते हैं, ठीक ना। इस प्रकार के देश में जन्म दर बहुत कम होता है और मृत्यु दर भी बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, ये जल्दी बच्चा पैदा नहीं करते हैं। हम दो हमारे एक से फरिया लेता है, कोई तो करबे नहीं करता है, लिविंग रिलेशनशिप अपनाता है, चलता फिरता है रिलेशनशिप, सब काम हो जाएगा लेकिन ब्याह नहीं करेगा, ये रिलेशनशिप अपनाते हैं। जैसे जापान की बात करो, जापान एक विकसित देश होता है, इसमें देखिएगा तो उन्नत किस्म का तकनीकी रहता है, पढ़ाई लिखाई एकदम सब कुछ उन्नत किस्म का होता है। तो ये तीनों समझ लिए हो तो आराम से आप समझ लोगे जनांगीय संक्रमण सिद्धांत, ठीक ना बाबूआ। चलिए शुरू करते हैं। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत एक प्रकार को आपको बता दें, ये जनांगीय संक्रमण सिद्धांत, सबसे पहले जनांगीय संक्रमण सिद्धांत होता क्या है, ध्यान से सुनिए कि अरे छोटा क्यों नहीं हो रही है, और जनांगीय संक्रमण सिद्धांत में देखोगे तो जनांगीय संक्रमण सिद्धांत का महत्वपूर्ण आधार जन्म दर, मृत्यु दर तथा इसके अंतर से होने वाली जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। मतलब इसका जो आधार होता है ना, जन्म दर और मृत्यु दर तथा इसके अंतर से जो परिवर्तन होता है, वहीं इसका आधारभूत या प्राकृतिक वृद्धि होता है। किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाना जनांगीय संक्रमण सिद्धांत कहलाता है। मतलब जनांगीय संक्रमण सिद्धांत क्या होता है, तो बताओगे किसी क्षेत्र के जनसंख्या का वर्णन करना, व्याख्या करना तथा भविष्य में जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाना जनांगीय संक्रमण सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत का सर्वप्रथम 1929 ईस्वी में W.S. थॉम्सन अमेरिकन थे, उन्होंने प्रस्तुत किया था। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, 1929 ईस्वी में W.S. थॉम्सन ने, अमेरिकी थे, वही प्रस्तुत किए थे। बाद में 1945 ईस्वी में W.F. नोटेस्टी ने इसे संशोधन करके प्रस्तुत किया। तो आपसे परीक्षा में ना वही पूछता है, W.S. नोटेस्टी ने याद रखना। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, याद रखना। प्रस्तुत तब माना जाता है जब शुद्ध रूप में होता है। जो W.S. थॉम्सन किए थे ना, अशुद्धिकरण के रूप में था। पहली बार तो किए थे 1929 में, लेकिन अशुद्धिकरण था। लेकिन शुद्ध संशोधन करके बढ़िया से प्रस्तुत किसने किया था, F.W. नोटेस्टी से। आपको याद रखनी चाहिए, F.W. नोटेस्टी ने जनांगीय संक्रमण सिद्धांत प्रस्तुत किए थे 1945 ईस्वी में। इस डेट को आप याद रखोगे, ठीक ना, भूलना मत। दूसरा बात कि कुछ विद्वानों ने जनांगीय संक्रमण सिद्धांत के 3 अवस्था बताए हैं। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत कितने अवस्था होता है, 3 गो, जो अभी
बताए थे ना, अल्प विकासशील देश, विकासशील देश और विकसित देश, वही 3 गो अवस्था होता है। तो कुछ विद्वान क्या बताए हैं, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, वही 3 गो अवस्था है। नोटेस्टिन और थॉम्पसन के अनुसार जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के 3 अवस्थाएं निम्नलिखित है। नोटेस्टिन साहब बोले थे कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत 3 प्रकार के होता है, तीनों प्रकार के नाम निम्नलिखित है। आपको हम बता दें, जो 3 प्रकार के उन्होंने नाम बताया था ना, 3 प्रकार के, वही तीनों है जो हम अभी शुरू में आपको बताए हैं। पहला होता है अल्प विकासशील देश। कौन बाबू? अल्प विकासशील देश पहले होगा, ठीक ना। देखो, अल्प विकासशील देश को कहोगे प्रथम अवस्था। प्रथम अवस्था को अल्प विकासशील देश कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में महत्वपूर्ण पक्ष जन्म दर तथा मृत्यु दर अधिक होता है। इस अवस्था में अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न रहता है। इसमें अधिकांश व्यक्ति अशिक्षित होते हैं, मतलब पढ़ा लिखा नहीं होता है, जिसके कारण यहाँ उच्च तकनीकी का विकास नहीं हो पाता है। इसमें प्रत्येक लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, जैसे अफ्रीकाई देश, अफ्रीका के देश जैसे में। दूसरा अवस्था का नाम है द्वितीय अवस्था, जिसको हम विकासशील देश कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में प्रारंभ में जन्म दर उच्च रहती है, लेकिन समय के साथ धीमा हो जाती है। मतलब शुरू में जन्म दर एकदम हिंचोगा रहता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना, वैसे वैसे जन्म दर थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। स्वास्थ्य संबंधित दशाओं में सुधार होने के कारण मृत्यु दर कम हो जाती है। इसलिए इस अवस्था में तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ता है। अब देखो, जन्म दर तो उच्च हो जाता है, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल ठीक ठाक रहता है। हॉस्पिटल की मात्रा ठीक ठाक होने के कारण हम यहाँ बता दें आपको कि मृत्यु दर कम हो जाता है, जनसंख्या वहीं जगह पैदा होगा, लेकिन हॉस्पिटल हमारे यहाँ है, इसलिए जनसंख्या बच जाता है, मर नहीं पाता है सब। इस अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आती है, जिससे जनसंख्या स्थिर हो जाती है। यहाँ शिक्षा का स्तर उच्च होता है, जिससे विज्ञान तकनीकी भी उच्च स्तर में होती है। ठीक है, एक हुआ तृतीय अवस्था, जिसे विकसित देश के नाम से जानते हो। तो उधर कौन कौन देखा था, प्राथमिक और द्वितीय, और ये हो गया तृतीय। तो इतना समझो, प्रारंभिक अवस्था में सब कुछ कम कम रहेगा। द्वितीय अवस्था में क्या हो जाएगा, विकासशील द्वितीय अवस्था कहेंगे, कोष्टक में आप लिख लेना, और इसमें मध्यम कैटेगरी के सब रहेगा। और तृतीय अवस्था में जिसे विकसित देश कहते हो, इसमें सब कुछ उच्च रहेगा, पढ़ाई लिखाई से लेकर सब कुछ। अगला हेडिंग आपको हम बता देना है, हेडिंग जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या होता है। जनसंख्या नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है परिवार नियोजन। अगर पूछा जाए आपसे जनसंख्या नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है, तो बताओगे परिवार नियोजन। मतलब परिवार नियोजन का मतलब होता है परिवार नियोजन। इसका मतलब ये होता है ना, जब कोई कपल क्या होता है ना, शादी कर लेते हैं, जब कोई पति पत्नी शादी कर लेते हैं, शादी के बाद जब उनको बच्चा या संतान उत्पन्न करना होता है, तो संतान उत्पन्न करने से पहले परिवार के बारे में सोचते हैं कि हम कितना वंशज उत्पन्न करेंगे, कितना संतान हमारा हो सकता है। तो जब संतानों के लिए जो योजना बनाते हो ना, उसी को परिवार नियोजन कहते हैं। परिवार नियोजन, इसका मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों के जन्म को रोकना तथा 2 बच्चों के जन्म में पर्याप्त अंतर रखना। मतलब आज एक बच्चा पैदा हो गया, ठीक 5 साल बाद एक और बच्चा पैदा करना, तो इनके बीच का डिफरेंट ज़्यादा है। तो सबसे पहले परिवार नियोजन का मतलब क्या होता है, बच्चों के जन्म को रोकना तथा 2 बच्चों के बीच की जो दूरी होता है ना, डिस्टेंस होता है, उनको बीच की दूरी को पर्याप्त अंतर रखना। परिवार नियोजन सुविधाएं एक और जनसंख्या को रोकती है, दूसरी ओर महिलाओं के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इससे क्या होता है ना, महिला के शरीर में बुरा प्रभाव नहीं दिखना पड़ता है। आज जो महिला हर साल एक संतान उत्पन्न कर रही है, इसका मतलब उसके शरीर पर बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। तो परिवार नियोजन एक बहुत बढ़िया सिस्टम है, जिसमें बच्चों को जन्म दर भी रोक दिया जाता है और 2 बच्चों के बीच की दूरी भी बढ़ा दिया जाता है। इससे महिला का स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रखता है और बच्चा भी रुक जाता है, मतलब बार बार पैदा नहीं होता है। ठीक, तो ये हुआ, आपको हम बता दिए हैं परिवार नियोजन क्या होता है और जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू। लेकिन एक और बात, इससे पहले जो वीडियो बना था, इससे पहले वीडियो, उसमें हम क्या किए थे कि कॉन्सेप्ट पूरा दिए हैं, तो जाकर उस वीडियो को कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद यहाँ से आप हो सके तो पूरा का पूरा यहाँ से आप सब्जेक्टिव उत्तर लिख सकते हैं। जो उसमें बताया ना, सब की सब यहाँ सब्जेक्टिव है। आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे थोड़ा और हम बड़ा कर लेते हैं ध्यान से, यहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक, इस बात को आपको भूलने नहीं चाहिए। इसी प्रकार दूसरा है
दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ जो लिखा है कि विश्व में कहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व याद रखना, नहीं पूछता है परीक्षा में। ये सब आप लिख लो। अब मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप है कि विश्व में सबसे कहाँ जनसंख्या है, कितना है, आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक ना। इसी प्रकार हम आगे बढ़ें तीसरा हेडिंग की ओर। तो यहाँ आपसे पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा जी, विश्व में या भारत में जनसंख्या के बांटने का कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो ये सब आपका कारण है, ठीक ना, आप यहाँ से लिख सकते हो। ये सब बात हम पहले पिछले वीडियो में बता दिए हैं, जाकर वहाँ कंसेप्ट आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक और है यहाँ, उसी का है मतलब जो जनसंख्या परिवर्तन के जो कारण है ना, जनसंख्या वितरण के कारण वही है जनसंख्या वितरण, यहाँ इसका और भी है, जनसंख्या वितरण यहाँ खत्म हुआ है, ठीक ना। इसके बाद से जनसंख्या वृद्धि क्या होता है, हो गया। जनसंख्या परिवर्तन के घटक 3 को हो गया, तो ऐसे है। और इसके बाद हम आ गए हैं जनसंख्या परिवर्तन के बाद प्रवास क्या होता है, प्रवास हो गया, मृत्यु दर हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं प्रवास के प्रकार कितने होते हैं। प्रवास के प्रकार के बाद मुख्य रूप से कितना होता है, यहाँ से तो आप देख ही रहे हो। प्रवास के होने के कारण क्या क्या हो सकता है, ये सब पूरा इस वीडियो में ये पता चल गया, पूरा A to Z आपका सब्जेक्टिव आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और पिछला वीडियो देख लोगे तो आपका सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, मतलब 2 वीडियो में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।